हाँ, जल्दी बैठा लो अपने लोग को, कहीं कहीं एडजस्ट हो जाओ, क्लास आगे बढ़ा है। आज आपको मध्यकालीन इतिहास से पढ़ाना है, यहाँ से सब समझ में आएगा। कहीं कहीं एडजस्ट हो जाओ, ना हो जाएगा कहीं एडजस्ट, तो कहीं कहीं और एडजस्ट कर लो, हो जाएगा। जहां दुबली लड़की है उसको घसका दो ना वहां पे, उसके उसके पीछे वाले पे घसको, ही पकड़ लिया। सब काहे इतना लेट आती है सब? ऑफिस में भेज दो, अब नहीं है तो। अब कहाँ हटेगी सब? ऑफिस में भेज दो सब लोगों को। गुड मॉर्निंग बाबू। देखिए, इससे पहले क्लास में आपको मध्यकालीन तक बता दी तक, अब कहाँ भेज रही उसको? जाएगी कहाँ वो? अपने घसक जाओ ना। क्या दिमाग लगाती है सब? उतना में घसक क्यों आ गई? बीच में नहीं बैठ सकती थी? उसके लिए भी तो दिमाग चाहिए। और उधर दो चार तो लड़की खड़ी है सब, तू खाए खड़ी है पकड़ लिया। एडजस्ट हो गया? मुस्लिम आक्रमण खत्म हो गया था। देखिए बाबू, ध्यान से समझिए, मुस्लिम आक्रमण जो है वो 4 स्टेप में हुआ। सबसे लास्ट स्टेप जो था वो बाबर का था। कौन था? बाबर। बाबर। उससे पहले जस्ट था गौरी, गौरी से पहले गजनबी, गजनबी अयादा, मोहम्मद बिन कासिम। 4 स्टेप में मुस्लिम आक्रमण हुए सब। और ये 12वीं सदी से हुआ। 1191 और 92 में हुआ आपका महमूद गजनबी का, सॉरी, मोहम्मद गोरी का तराइन का युद्ध। ये दोनों बस गए सब यहाँ, समझ में आ गया कि नहीं? और ये दोनों लूट के लेके चले गए सब। इसलिए इन लोगों के बारे में ज्यादा आपको पढ़ना भी नहीं होगा, ये इजीली समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम जो था वो अरब आक्रमणकारी था। कहाँ का था? अरब। और ये जो थे महमूद गजनबी ये गौरी, ये तुर्क आक्रमणकारी थे। देखिए, तुर्की एक अलग देश है, तुर्क एक अलग कल्चर है। तुर्की का नहीं, तुर्क का। सेंट्रल एशिया में जो कल्चर थी उसे हम तुर्क कहते थे। क्या कहते थे? तुर्क। तो बताइए, मोहम्मद बिन कासिम कौन था? अरब आक्रमणकार। मोहम्मद बिन कासिम अरब, जबकि ये दोनों तुर्क थे। क्या थे? तुर्क। और ये तो फरगाना का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला? फरगाना का रहने वाला था। किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों सब पैसा लूट के गया और ये पूरा युद्ध वगैरह करके चला गया। एक एक करके देखते हैं मोहम्मद बिन कासिम से। मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करता है 712 ईस्वी में। 711 और 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम कहाँ आक्रमण करता है? भारत। और भारत में वो 2 जगहों पर आक्रमण करता है, एक सिंध और दूसरा मुल्तान। सिंध और मुल्तान के क्षेत्र पर आक्रमण किसने किया? कासिम। वर्तमान में यह दोनों क्षेत्र पाकिस्तान में जाते हैं। कहाँ है? पाकिस्तान में। वहां के राजा को ये क्या कर देता है? पराजित करता है। वहां के राजा उस समय जो थे सिंध के राजा दाहिर, उनको ये क्या कर देता है? पराजित कर देता है। और अत्यधिक मात्रा में धन दौलत लूट कर लेकर चला जाता है। ये यहाँ आकर कोई भी काम ऐसा बसने का काम नहीं किया। तो बताइए, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण अरब से था या तुर्क से? किस अरब आक्रमणकारी ने? मोहम्मद बिन कासिम। 2 क्षेत्र जहां आक्रमण किया, सिंध और मुल्तान। सिंध तथा वर्तमान दोनों जगह कहाँ है? पाकिस्तान। यह ज्यादा पैसा लूटा, उसके बाद इस्लामिक परंपरा फैलाने का काम में किया। अब अगर अब ध्यान से देखिएगा, 711 और 712 का अगर स्थिति देखिएगा तो इस समय हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी। भारत में राजनीतिक अस्थिरता थी। आपको हम प्राचीन इतिहास में पढ़ा देते, 7वीं सदी हर्षवर्धन की क्या हो गई थी? मृत्यु।
कोई बड़ा राजा था ही नहीं जो इतने बड़े साम्राज्य को क्या कर सके, संभाल सके। और यह एक ऐसा समय था जब बौद्ध धर्म भी अब अपने मतलब विनाश के कगार पे पहुंच गया था। भारत में बौद्ध धर्म अब क्या होने लगा था, कमजोर पड़ने लगा था। जैन धर्म पहले ही कमजोर पड़ गया था, अब बौद्ध धर्म कमजोर पड़ चुका। तो यहाँ पर एक धार्मिक अशून्यता की स्थिति थी, स्टेबिलिटी नहीं थी। यही एक बेहतरीन मौका देख के उसने किसको आगे बढ़ा दिया, इस्लाम को आगे फैला दिया। लेकिन उसने काफी कठोरता से फैला दिया। यहाँ आने के बाद उसने जजिया कर लगा दिया। कौन सा कर? जजिया कर। कौन सा कर लगाया? जजिया। कौन सा कर? जजिया कर को लगाया था। जजिया कर एक प्रकार का सुरक्षात्मक टैक्स था जो उन लोगों से ही लिया जाता था जो लोग इस्लाम फॉलो नहीं करते थे। इसमें जैन, बौद्ध सब आते थे, लेकिन भारत में मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू की थी, इसलिए सबसे ज्यादा इस टैक्स से प्रभावित माना जाता है हिंदू धर्म को। हालांकि इस टैक्स के दायरे में जैन भी आते थे और बौद्ध भी आते थे। ईसाई उस समय तक आना चालू हो गए थे, बट उतने भारत में बसे नहीं थे। अर्थात यह टैक्स गैर मुसलमानों पर था। गैर मुस्लिम का मतलब वह हर व्यक्ति जो मुस्लिम नहीं है। तो यह मुसलमानों के अलावे बाकी धर्मों पे लगता था, लेकिन ज्यादा प्रभावित किस पे कर दिया? हिंदू धर्म पर। ज्यादा इसलिए कर दिया कि ज्यादातर जनसंख्या क्या थी? हिंदू थी, अतः ज्यादा प्रभावित कर दिया हिंदू धर्म को। लेकिन इसमें हिंदू धर्म में यह टैक्स जबरदस्ती लिया जाता था। अब कुछ लोग तर्क देते हैं कि कुछ ऐसे भी टैक्स थे जो केवल मुसलमानों को थे, जैसे जजिया। तो देखिए, जैसे जजिया कह रहे हैं, जकात, जकात केवल मुसलमानों को दिया जाता है। तो तर्क देने वाले यह तर्क देते हैं कि जब हिंदुओं से जजिया लिया गया तो मुसलमानों से क्या लिया गया? जकात। लेकिन दोनों में अंतर समझिए, जजिया का रेट ज्यादा था, जकात का रेट कम था। जजिया देना कंपलसरी था, जकात देना कंपलसरी नहीं था। आज भी आपकी मर्जी, आपको जकात देना है दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। मुसलमान में आज भी जकात लगता है, आज भी। लेकिन मुसलमान ज्यादा ही ईमानदारी से जकात रमजान के महीने में देता है, जबकि जकात हर महीने उसके लिए क्या है? जायज है, उसको देना ही है 2.5% के हिसाब से। मतलब जिससे जीएसटी 18% है ना, उसको इस एक पूरा परसेंटेज नहीं है। गरीबों में कोई ऐसा नहीं है जकात में कि मतलब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है या इसमें देना है, गरीबों में दे देना होता है। नहीं, देखते हैं कि नवरात्रि में सब लोग को धर्म थोड़ा सा ज्यादा, सावन में देखिएगा तो लगता है कि नहीं, थोड़ा सा हमेशा 365 दिन मनबे करते हैं, मैं तो नहीं और बढ़िया से मान देते। वैसे इस्लामिक परंपरा में भी जकात जो दिया जाता है वो ज्यादा जकात की व्यवस्था जो देखी जाती है। अमूमन रमजान के महीने में लोग ज्यादा जकात देते हैं, जिससे कि वो अपने मस्जिद वगैरह को बना सकते हैं या जो भी धार्मिक क्रियाकलाप कर सकते हैं उसे कर सकते हैं, गरीब की मदद करना, जैसा भी करना चाहिए। बट जजिया क्या था? कंपलसरी था। क्या था? कंपलसरी। तो भाई अब जबरदस्ती आप पे कोई मांग देगा तो ये तो समझ जाइए ना, गुंडागर्दी हो जाता है। इस जजिया कर से उसने 5 लोगों को बाहर रखा था। कितने लोगों को? बच्चों को बाहर रखा था। किसे? बच्चा। और बूढ़ा को बाहर रखा था। बच्चा और बूढ़ा को बाहर रखा था। ब्राह्मण लोगों को भी बाहर रखा था। किसे रखा था? ब्राह्मण को बाहर, क्योंकि कहा जाता है ब्राह्मण का धन भिक्षा। कहा ही जाता है कि ब्राह्मण का धन भिक्षा। तो उसका कहना था जब ब्राह्मण का खुद धन क्या है? भिक्षा, तो हम टैक्स इसमें नहीं लेंगे। तो ब्राह्मण पे भी नहीं लिया। और विकलांग, विकलांग लोग थे उनसे भी ये टैक्स नहीं लेता। और साथ में महिलाओं से भी नहीं लिया। महिला, तो 5 लोग थे जिनसे ये टैक्स नहीं लिया जाता था। 5 लोगों से ये टैक्स नहीं लेता। बच्चा, बूढ़ा, ये एक साथ याद रख लें, बच्चा, बूढ़ा, ब्राह्मण, विकलांग, महिला, टोटल 5 लोग थे जिनसे ये टैक्स नहीं लिया जाता था। याद रहेगा ना? बूढ़ा, बच्चा, ब्राह्मण, महिला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी कोई दिक्कत? इन लोगों से नहीं दिया जाता था। ब्राह्मण जाति से, विकलांग लोगों से नहीं लिया जाता था टैक्स। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? महिलाओं से नहीं लिया जाता। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बीता, तो अभी आप पढ़िएगा कि मोहम्मद बिन कासिम के बाद आएगा गजनी। कौन है? गजनवी। गजनवी का कुछ खास काम ही नहीं रहा, वो खाली पैसा लूटा चल दिया, उसका और कोई काम नहीं था। ये तो कुछ ये जजिया उजिया लाया, वो कुछ नहीं लाया। मोहम्मद गौरी जो था, इसका गुलाम जो था, नाम था कुतुबुद्दीन ऐब। तो गुलाम वंश आया, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आया। कौन है? खिलजी वंश। ऐसे आया तुगलक वंश। तो इसमें एक शासक था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो आया, इसमें कोई वंश ऐसे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश।
तो तुगलक वंश में एक आया था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया। तो क्वेश्चन पूछेगा, अरे गधा, विकलांग का मतलब हैंडीकैप होता है, पूछ रहा है विकलांग मतलब क्या होता है? बकलोले है सब पूरा यहाँ पर। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक यहाँ पढ़ना है। यहाँ आपको 5 वंशों के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला आएगा गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश? खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश। तुगलक के बाद सैयद वंश। उसके बाद लोधी। देखिए, पहला को गुलाम इसलिए कहा गया क्योंकि इसके संस्थापक जो थे वो गौरी के क्या थे? गुलाम। लेकिन जब ये गुलाम शासक बने तो अपना सेनापति तो रखेंगे ना। तो गुलाम वंश का जो सेनापति था ना, देखा कि मेरा राजा कमजोर है तो अपने रजवे को मार दिया और खुद शासक बन गया। कहा कि अब हम खिलजी वंश रहेंगे। तो ये भी अपना सेनापति रखेंगे ना। तो 10 साल 20 साल 50 साल शासन चला, देखा कि राजा कमजोर आया है तो इसी का सेनापति मार के, कौन सा वंश? तुगलक। यो अपना सेनापति रखेंगे ना। यो मार दिया अपने राजा को, देखा बकलोल राजा मार दिया, कौन सा वंश? सैयद। सैयद वंश भी शासन किया, उसका भी सेनापति देखा बकलोल है, मार दिया, कौन सा वंश? लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, महाबैल था। इब्राहिम लोधी का भतीजवे जाके बुला लिया या बाबर को, बाबर आके मार दिया किसको? इब्राहिम लोधी। तो इसके जगह कौन आ गया? इब्राहिम। बाबर आ गया, लोधी वंश मुगल वंश हो गया। समझा गया कि नहीं? और पूरा खानदान चला सब, और खानदान चलते रहा सब मुगल वाला। तब तक आ गया सब अंग्रेज सब। ओ माय गॉड, आई विल किल यू, सॉरी। नहीं समझ में आया? मार दिया सब इसको। बाबर का पूरा खानदान खत्म हो गया। वहां पे भेज दिया सब रंगून मार के, वहीं भेज दिया सब, मरो जाके वहां पे। तो ये एकदम सीक्वेंस में है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पूरा सीक्वेंस में है। ये सब सीक्वेंस में कौन चीज है? पैसा लूटने आया था। 300 का सीक्वेंस याद करके करेंगे क्या? आप राजपूत काल वैसे भी देखे हैं 1200 तक, 800 से लेके 1200। 1192 में आप देख लिए तराइन का द्वितीय युद्ध, जहां गौरी ने किसकी हत्या कर दिया? पृथ्वीराज चौहान। और 94 में चंदवार के युद्ध में जयचंद। गौरी की बेटी को फंसा लिया कौन? ऐबक। अब 1206 में गौरी की क्या हो जाती है? मृत्यु। और सारा कमान किसके हाथ में? ऐबक के हाथ में चला जाता है। तो 12वीं सदी से तो ये आ गए सब। कौथी सदी से? तो पृथ्वीराज चौहान कौथी सदी में हुए थे? 1192 में। तो ये 1206 में गौरी मर गया। 1192 में कौन मरा? पृथ्वीराज चौहान की हत्या हो गई। और उसके बाद यहां से कौन मरा? गौरी। और वहां से लेके ईसा 1857 तक यही सबका क्या रहा था? शासन रहा था। बहुत लंबा शासन रहा था। करे जोधा अकबर कहाँ गया? अरे यार, तो अभी तो बहुत आगे आएगा। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर। फिल्म देखा है तुम? हाँ, सीरियल। सीरियल तो और ससुरा चौपट रहता है। देखो, सीरियल में समझे में नहीं आता। अच्छा, एक चीज कभी गौर कियो, सीरियल में ना हीरोइन जो होती है सब, यानी जो उसमें वो लीडिंग कैरेक्टर में होते हैं सब। आदमी सीरियल में झुंझुना रहता है। आप सीरियल को ध्यान से देखिएगा, आदमी का रोल क्या होता है। जैसे सीरियल चालू होगा, आदमी को शीशा के सामने टाई लगाते दिखाया जाएगा और उसकी पत्नी बैग लेके खड़ा रहेगी। अगला सीन में वो ऑफिस में लैपटॉप खोला है, खत्म काम उसका, सीरियल खत्म। बाकी सब महिला, अच्छा तू खाना बनाई है, नमक झोंक देगी, जा। आदमी का काम खत्म, बस लैपटॉप खोलो, टाई लगाओ, खत्म कहानी। बाद में आएगा घरे तो देखेगा मम्मी अलगे मुंह फुलाई है, पत्नी अलगे रो रही है, परेशान रहता है। तो सीरियल में तुम थोड़ा मेल का कैरेक्टर देखना, बेचारा इसको लिया क्या है, चुपचाप बेचारा एकदम नहीं, जाता के बीच में अनाज पिसा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सब बेचारा पिसा जाता है यहाँ सब। किसी को दिक्कत? आप लोग भी पिसाइएगा। इसलिए डे 1 से आप लोग हमारी बात को याद रखिएगा। डे 1 से, पहले दिन से तुम लोग एकदम कब से याद रखना है? हाँ, तुम्हारा डे 1 कभी नहीं आने वाला।
इसका ब्याह कैसे होगा? खसी पहले से तैयारी में पूरा डे 1 से। हाँ सर, डे 1। श्याम सुंदर कहाँ गया? नौकरी नहीं हुआ ना तो बेचारा तुम्हारा नोट्स नोस्टे रह जाएगा, वही में लिखल रहेगा डे 1 से। हम लोग को ध्यान से रखना। आगे बढ़े तो बताइए, जजिया कर किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम। जजिया लगाया मोहम्मद बिन कासिम। ब्राह्मणों पे जजिया फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक उसने क्या लगा दिया? ब्राह्मणों पे भी जजिया लगा दिया। हालांकि नहीं लगाना चाहिए। रीजन क्या है कि आप कभी भी टैक्स लगा दीजिएगा, उल्टा सीधा काम कीजिएगा ना, तो हमेशा याद रखिएगा, हिस्ट्री में पूरी इतिहास को देखिएगा, जब भी आप किसी इतिहास में किसी को बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा दबाइएगा तो 2 से 300 साल बाद वह दोबारा बाउंस बैक करेगा। कहीं पे भी जहां ज्यादा दबाएंगे दोबारा क्या हो जाएगा? आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर कोई भी चीज, जैसे जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी को इतना दबाया गया कि सेकेंड विश्व युद्ध में जर्मनी एकदम मार कर पगला गया, का काट डालेंगे तो राम। यहाँ पर तो हमेशा ये हिस्ट्री का एक वो सिद्धांत रहा है कि जिसको बहुत ज्यादा अगर आप क्या करेंगे, सप्रेस करके रखिएगा, वो दोबारा आपको आके करेगा। जैसे आजादी से पहले दलितों के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा था, वहां पे कोई बोलने नहीं आया था, लेकिन अभी उनको थोड़ा सा आरक्षण मिल जाता है तो सब बोलने चले जाते हैं। दिस इज रूल ऑफ हिस्ट्री। अगर आप किसी को बहुत ज्यादा दबाते हैं तो एक बार दोबारा बाउंस करेगा। स्प्रिंग को बहुत ज्यादा दबाएंगे, जैसे छोड़ेंगे फिर आएगा वो वापस। हिस्ट्री का एक रूल रहा है यहाँ पर। तो ब्राह्मणों पे जजिया कर नहीं लगाना चाहिए था, लगा दिया। अब हिस्ट्री है, हम पढ़ा सकते हैं, सुधार तो सकते नहीं है। लेकिन जब आया अकबर, तो अकबर का विवाह हुआ जोधाबाई से। जोधाबाई अकबर को बहुत अच्छा से समझाती थी। उसने कहा कि ये जो जजिया कर लगा रहे हैं आप, तो राजा सबके लिए हैं, कि किसी एक पक्ष के तो है नहीं, तो राजा को राजा के हिसाब से सोचना चाहिए, धर्म के हिसाब से नहीं। तो अकबर ने जजिया कर को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। पूरे लोगों पे से ही समाप्त कर दिया। पूरा अकबर ने क्या कर दिया? जजिया कर को समाप्त कर दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके अकबर के बाद उसी के खानदान का आया औरंगजेब। कौन आया? औरंगजेब। औरंगजेब ने दोबारा जजिया कर को लगा दिया। औरंगजेब ने क्या कर दिया? दोबारा जजिया कर लगा दिया। औरंगजेब को शिवाजी ने बड़ी टॉर्चर किए थे। शिवाजी को पूरा औरंगजेब के बर्बादी का कारण एक शिवाजी भी थे। शिवाजी ने औरंगजेब को कभी टाइम नहीं दिया कि कुछ और सोच सको, हमेशा अझुरैले रह दिए उसको उसी में। इसलिए औरंगजेब अपना 10 साल का समय दे दिया शिवाजी को पकड़ने के लिए, और इसके बाद भी नहीं पकड़ पाया। अंततः उसने शिवाजी को राजा की उपाधि दे दिया और कह दिया कि हम मान गए कि आप क्या हैं? राजा हैं। तो ये औरंगजेब बहुत कुछ कर ही नहीं पाया वहां पर, वो है कि उसको बना बनाया साम्राज्य मिल गया था। तो औरंगजेब तंग आके दोबारा क्या लागू कर दिया? जजिया कर लगा। लेकिन औरंगजेब के बाद एक और राजा आया, 4-5 राजाओं के बाद मोहम्मद शाह। कौन आया? मोहम्मद शाह को ऑर्केस्ट्रा देखने का बहुत शौक था। दिन भर ससुरा वो क्या करता था? नाचे गाना देखते रहता था, इसलिए उसे रंगीला बादशाह कहा गया। तो रंगीला बादशाह की एक खासियत, उसने जजिया कर को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। कहा कि अब कोई राजा इसे नहीं ला सकता है, अगर ला दिया गया तो उसे राजा नहीं स्वीकार किया जाएगा। अच्छा काम किया कि नहीं किया? धार्मिक रूप से कभी किसी को सजा या पुरस्कृत नहीं, उसके कामों की वजह से सजा दीजिए, कामों की वजह से उसे पुरस्कृत कीजिए, ना कि धर्म विशेष की वजह से। धर्म से क्या मतलब रहता है? मरने के बाद हमारे कर्मों का हिसाब होगा। किसी किताब में पढ़े कि आपके धर्म का हिसाब होगा, कि आपका धर्म अच्छा था कि आपका धर्म खराब था? सब चीज का मरने के बाद किसका हिसाब होगा? कर्मों। किसी को बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किस आगे बढ़े। मुबारक शाह कौन था? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। आगे पढ़िएगा ना बाबू कौन था। यहाँ पे भी मोहम्मद बिन कासिम देखो, मोहम्मद बिन कासिम ने कौन सा टैक्स लगाया? मोहम्मद बिन कासिम अरब था या कौन था? अरब था। भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन, इसने राजा दाहिर को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। क्या कर दिया? पराजित कर दिया। याद रहेगा ना? इसने कौन से टैक्स को लगाया? कौन से टैक्स को? अल मंसूरा को इसने राजधानी बनाया था, मुल्तान के पास। तो कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अरबों का 712 में इसने रावर के युद्ध में राजा दाहिर को पराजित कर दिया। राजा दाहिर को क्या कर दिया था? इसने पराजित कर दिया था। किसे पराजित किया? राजा दाहिर। राजा दाहिर को कौन से युद्ध में? रावर के युद्ध में। रावर के युद्ध में इसने राजा दाहिर को क्या कर दिया? पराजित किया। रावर का युद्ध। राजा कौन थे? दाहिर। राजा दाहिर सिंध के राजा थे,
सिंध के राजा दाहिर को क्या कर दिया था, पराजित कर दिया रावर का युद्ध में। ये युद्ध बड़ा था थोड़ा, इसलिए ये थोड़ा सा फेमस हो जाता है। 712, हालांकि 711 में इसने मुल्तान के साइड से प्रारंभ कर दिया था, लेकिन यह युद्ध क्या था, बड़ा था। कौन सा युद्ध, रावर का युद्ध। और उसके बाद उसने जजिया कर लगाया, काम खत्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं कौन सा, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी, औरंगजेब, अरे बाबू औरंगजेब के बारे में औरंगजेब में पढ़ना, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत। औरंगजेब हिंदू पर, अरे देखो भाई, आप जिस चीज की गलती किए हैं उसके लिए आपको सुनना ही पड़ेगा, चाहे आज सुनिए चाहे 10 साल बाद सुनिए, जस्टिफाई कभी नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं, कि राजा जय सिंह को तो उसने सेनापति बनाया ही था। अरे भाई आप किसी को खूब खाना खिलाइए, उसके बाद 2 लाठी मार दीजिए, तो ये का आपका लठिया थोड़ी ना कोई भुला जाएगा, खानों याद रहेगा, लठियों याद रहेगा, लेकिन जब देखा जाएगा तो खाना खिलाने के ऊपर वो लठिया भारी पड़ेगा। तो ये जस्टिफाई थोड़ी हो सकता है कि भाई हम आपको 4 दिन खाना खिलाएं तो इसलिए आपको 1 लाठी मार सकते हैं, ये कहीं से जस्टिफाई नहीं हो सकता है। यहाँ पे गलत किया तो गलत किया, आप धार्मिक रूप से कभी किसी को पुरस्कृत या दंडित नहीं कीजिए, आपको कर्म अच्छा लगता है आप कीजिए, नहीं तो धर्म के हिसाब से नहीं। तुम लोग ना यार, ये सारा नतीजा तुम लोग का नहीं, न्यूज देखने का है, हम पढ़ा रहे हैं, ये जा रहा है औरंगजेब के बाद। इस सब से दूर रहा करो, न्यूज से, डिबेट से, न्यूज से नहीं, डिबेट से। वहां सबसे कम बुद्धि वालों को बुलाया जाता है, न्यूज चैनल पे सबसे कम बुद्धि वालों को बुलाया जाता है, क्योंकि उसके पास कुछ खास काम धाम रहता नहीं, सीधे चल जाएगा। हम लोग को कोई बुलाएगा तो 4 बार सोचेगा आदमी, टॉपिक क्या है, कौन वहां बात करने आ रहा है, समझ में आ गई ना। वहां जिसको बुलाएगा अकलेल बकलेल, उस सबको बस रहेगा, अरे बाप रे हम टीवी में आई तो, और घर वाले को कहेगा जैसे हम टीवी में आएंगे तो फोटो खींच लेना, क्योंकि हमारा तो भाई अब कोनो योग्यता होता, ऐसा डिबेट से थोड़ा बच के रहिएगा। आगे बढ़े, अब किसके बारे में देखते हैं, गजनवी। कौन सा बात, गजनवी के बारे में, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम अरब आक्रमणकारी था, महमूद गजनवी तुर्क था। तुर्क बेसिकली एक कबीला था, एक जनजाति थी, जो उस समय अफगानिस्तान के क्षेत्र में रहते थे। तुर्की अलग, तुर्क कल्चर अलग। तो ये अफगानिस्तान के क्षेत्र में गजनी एक जगह है, वहीं का रहने वाला था। आज गजनी में कुछ भी नहीं है, तो आज कौन मार, अशोक का साम्राज्य पाटलिपुत्रा वैसे ही है, नहीं रह गया है। तो पहले का अभी में अंतर रहता है। कौशाम्बी अशोक के समय इतना बड़ा शहर था, आज ही कौशाम्बी एकदम छोटा सा शहर बन के रह गया है। तो गजनवी जो था, ये कहाँ, ये तुर्क था और अफगानिस्तान के गजनी का रहने वाला था। इसका मुख्य उद्देश्य बस क्या था, धन लूटना। 1000 से लेकर 1027 के बीच इसने कुल 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया था। किसने, महमूद गजनवी ने। किसने आक्रमण किया, इसके देखिए, किसी का भी आप टोटल आक्रमण जो है वो 17वां आक्रमण इंपॉर्टेंट तो हो नहीं सकता है। 17वां आक्रमण याद करके करेंगे क्या आपको, महमूद गजनवी का इतिहास थोड़ी ना पढ़ना है आपको, तो भारत का इतिहास पढ़ना है। अभी केवल इसी का पढ़ना रहता तब 17 आक्रमण करेंगे। ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, इस आगे बढ़ते गया। इसका 2 आक्रमण सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे इसका फेमस आक्रमण था 1025 ईस्वी का, इसका 16वां आक्रमण सोमनाथ के मंदिर। ये 17 में से जो 16वां आक्रमण किया वो 1025 ईस्वी में किया। 1025 ईस्वी में कहां पे आक्रमण किया, सोमनाथ के मंदिर पर। कहां आक्रमण किया, सोमनाथ पर आक्रमण किया था। इसको खबर मिली थी कि सोमनाथ में बहुत ज्यादा सोना है, तो सोमनाथ पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद वहां से लगभग 50,000 लोगों की जान गई थी। युद्ध इतिहास में किसी भी देखिएगा हमेशा जान लेता है। आज के वक्त में भी यूक्रेन में देखिए कितने लोग मारे गए हैं वहां पर। कलिंग की लड़ाई उठा के देखिएगा, पूरा कलिंग लाल हो गया था। तो युद्ध का नियम ही है वहां पर। जब वो युद्ध के बाद देखा कि ससुरा हमारा तो सोना मिल ही नहीं रहा है, बाद में पूछा किसी से, सोचा हम तो बड़ा सुने थे कि सोमनाथ में सोना है। तब तो उसको पता चला कि सोमनाथ में अधिकतर सोना कहां पर है, मंदिर में है। कहां पे है, मंदिर में। तब वो पहुंचा, कहा कि बाप रे बाप, सारा सोना कहाँ है, मंदिर में है। और मंदिर में तो कोई ऐसा कोई कमांडो थोड़े लगे रहते हैं, लोग पुजारी रहते हैं लोग। अब कोई पुजारी का काम लड़ाई लड़ना थोड़ी है। आया लूट गया यहाँ पर, उसके बाद लूट उठ के गया। तो उसको कहा कि भाई ससुरा, राजा सबका पहले का एक उद्देश्य रहता था कि जहां तबाही मचा के जाए ना, वहां और भयानक तोड़फोड़ मचाए, ताकि लगे कि हाँ यहाँ राजा था, दहशत फैलाने के लिए। मंदिर को भी क्या कर दिया, तोड़वा दिया। और देखिए मूर्ति को ना इंग्लिश में स्टैच्यू कहते, इंग्लिश में क्या कहेंगे, स्टैच्यू। स्टैच्यू जो जैसे किसी की प्रतिमा लगी रहेगी, उर्दू में उसे बुत कहते हैं।
बुत, बुत मतलब समझते हैं पुतला, मूर्ति, समझ में आ गया कि नहीं? बुत बोलते हैं, बुत। पहले गाना वाना में भी सुनते होंगे, बुत जिंद ले गया वो दिल का जानी, ये बुत बेजान रह गया। नहीं सुना है? पहले जमाना का ये गाना था, हम लोग के समय का। हाँ? ये बुत बेजान रह गया, मतलब मिट्टी का ये जो शरीर है ये बेजान रह गया। ये जिसका नया नया ब्रेकअप हुआ रहता है ना, वो सब ये गाना सुनते रहता है। वक्त एक ऐसा चीज होता है ना, कितना बड़ा जख्म हो सबको क्या कर देता है, भर देता। लेकिन नया नया जो रहता है ना सब ना, ये हम लोग के समय का गाना ही था ये सब। आज दुकान दुकान गाना आ गया है, नहीं समझ में आ गया, समझे में नहीं आ रहा है कौन चीज गा रहा है जो नहीं। तो बुत का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुत का मतलब होता है मूर्ति। तो उसने मंदिर में गया तो मंदिर में क्या मिलेगा आप बताओ? मूर्ति ही मिलेगी। तो धन दौलत तो लेके चला गया, जो बचा मूर्ति, तो भाई राजा था, इसको दहशत फैलाना था, मूर्ति भी तोड़ दिया। इसलिए इसे बुत मतलब होता है मूर्ति या स्टैच्यू। तोड़ने का अर्थ होता है सिकन, तोड़ देना। क्या हो जाता है? बुत सिकन। इसलिए इसे कौन सी उपाधि दी जाती है? बुत सिकन। बुत सिकन की उपाधि किसे कहते हैं? हाँ, बचपन में स्टैच्यू एक गेम होता था। हाँ, ऐसे स्टैच्यू तो चुपचाप रहता था, इसे हील डुल गया ना तो मारना रहता था। आगे बढ़े तो बताइए 16वां आक्रमण कहां था? सोमनाथ के में। बुत सिकन किसे कहा जाता है? महमूद को। लास्ट में जब जा रहा था तो यहाँ पे जब 17वां आक्रमण हुआ था इसका, तो एक जनजातियों के खिलाफ था। क्या था? जनजाति। जब ये सोना लेके लौट रहा था ना, तो वहां पे जब ये पंजाब का एरिया पार कर रहा था, तो वहां जनजातीय क्षेत्र जो जाट का क्षेत्र आता है, वो जाट कबीले वालों ने इसके ऊपर आक्रमण कर दिया। उन लोगों को पता था कि बड़ी ज्यादा सोना रख ले, आई युद्ध करेगा नहीं, इसलिए लूट लो। तो पैसा ज्यादा रखा था, धन दौलत, आक्रमण कर दिया कबीला वालों ने, जाट कबीला वालों ने पंजाब के क्षेत्र में लूट लिया मोहम्मद गजनबी का सोना। इसका सेना आया, कहा कि हमसे टकराया है, मारेंगे अभी अगरा। तो मोहम्मद गजनबी क्या इतना सोना लेके आया है, पहले इसको रख के आओ। गया, सोना रखा, और रख के तब आया, युद्ध किया यहाँ पर इन लोग से। तो उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई, अपने में मार दिया सब इसको। तो महमूद गजनबी का मुख्य उद्देश्य क्या था? हाँ, धन लूटना। यह एक बड़े साम्राज्य का निर्माण करना चाहता था। किसका निर्माण करना? बड़े लेकिन बड़े साम्राज्य के लिए इसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए इसने 17 बार छोटे छोटे साम्राज्यों पर क्या किया था? आक्रमण किया था, जिसका सबसे बड़ा आक्रमण साबित हो गया सोमनाथ। और इसको सबसे ज्यादा पैसा भी कहां से मिल गया? सोमनाथ के मंदिर से ही मिल गया। लेकिन मंदिर नहीं तोड़ना चाहिए इसको भाई। युद्ध में तो होता, युद्ध एक चीज समझ में आता है, चलो भाई इतिहास युद्ध से भरा हुआ, लेकिन ये युद्ध क्या कि जो तुमको 100 साल तक आने वाली पीढ़ियों को गाली सुनवाए। यहां देखिए, ये एरिया है अफगानिस्तान का, यहीं था गजनी। यहां पे कौन था? गजनी। यहां गजनी का राजा था गजनवी। जगह का नाम कौन है? गजनी। और यहीं पे गौर, मोहम्मद गौरी यहीं पे, और यहाँ पे फरगाना। समझ में आ गया? बाबर। सब एक के जगह ऐसा है, सब अफगानी। यह पहाड़ी एरिया है, इन सब का लक्षण है खाली लड़ाई करना। अभी तालिबान वाला है सब यहाँ पे। 10 साल रूस से लड़ा, सब रूस को हरा दिया। सब 20 साल अमेरिका से लड़ा, सब अमेरिका को हरा दिया। सब आपने कभी नहीं सुनेंगे किसी चीज में आगे है, सब खाली लड़ाई में आगे है सब। तो जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ही है खाली लड़ना है, उससे आप अर्थव्यवस्था, मानव संसाधन, मीडिया, एजुकेशन, हेल्थ, आईटी, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस, सबको ध्यान में रखते हुए आप कैसे लड़ाई लड़ेंगे? उसका एक के कम है क्या चीज? लड़ाई करना है वहां पर, और कोई कम नहीं है। दूसरा एक और चीज होता है ना, यहाँ पे लड़ाई जीतना बहुत मुश्किल है, चारों ओर से पहाड़ है। तो जो लोग पहाड़ नहीं देखे हैं ना, उनको लगता होगा पहाड़ छोटा सा है। रियल में जो पहाड़ देखे होंगे ना, उनको समझ में आ जाता होगा इसे जो पहाड़ पे लड़ाई लड़ना कितना मुश्किल हो जाता है। जो रियल में पहाड़, खैर बिहार में तो उतने बड़े पहाड़ है ही नहीं है, छोटा छोटा है। लेकिन अगर बड़ा बड़ा साइज का पहाड़ देखिएगा ना, तो बहुत आफत हो जाता है। एक तो ना सड़क बन पाएगी, ना घोड़ा चढ़ पाएगा, ना कुछ उसमें। तो यहां देखिए, ईरान में ना सुबक्तगीन वंश था। कौन सा वंश था? सुबक्तगीन। कौन था? सुबक्तगीन। एक राजा का नाम क्या था? सुबक्तगीन। तो वो ईरान के क्षेत्र से अपना साम्राज्य बढ़ा रहा था। सुबक्तगीन ईरान के क्षेत्र से अपना साम्राज्य क्या कर रहा था? बढ़ा रहा। उसने एक बार सोचा भारत पर भी आक्रमण करना। आज नहीं ये पाकिस्तान हो गया, पहले तो भारत ही था।
तो उसने सोचा यहाँ पे भी आक्रमण करना, लेकिन वह आक्रमण आया करने, लेकिन उसको लगा कि नहीं इधर अभी आक्रमण करने लायक नहीं है, लौट गया। सुबुक्तगीन का बेटा आया महमूद गजनवी। अब वह महमूद गजनवी आके क्या कर दिया, भारत पर आक्रमण कर दिया। कितनी बार, 17 बार। और उसका सबसे बड़ा आक्रमण हुआ गुजरात के सोमनाथ का मंदिर। यहां से सोना लूट के जब ले जा रहा था, तो इस एरिया में जाट जो क्षेत्र वाला एरिया पड़ता है, उसने क्या किया, सोना लूटा। तो उसने युद्ध नहीं किया, चुपचाप भाग गया, सोना वोना रखा, 1 साल आराम किया, थोड़ा सा थक हो गया था युद्ध में, आया फिर मार के यहाँ पे हमला किया था। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। हालांकि इस युद्ध में जब यहाँ आया आक्रमण किया था, तो यहाँ के राजा अजयपाल थे। क्या थे, अजयपाल ने कोई खास विरोध नहीं किया। और उस समय के राजा विरोध किए रहते तो ऐसा हुआ रहता है। अच्छा जरा सोचिए, ये जो आके आक्रमण कर रहे हैं, हर्षवर्धन के समय कर जाते हैं, हर्षवर्धन चबा जाता है वहीं पे यहाँ पर। अच्छा जो तूने आके हमारे यहाँ आक्रमण करो। अशोक के समय, अरे क्या बोलेगा अशोक के समय, चंद्रगुप्त मौर्य को तो दहेज में मिला था ये एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरिस, पेमियाई, पढ़ा दिए ना। काबुल, कंधार, मकरान और हेरात, ये सारा क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को क्या मिला था, दहेज। समझ में आ गया इन्हें। तो ये सब सार लगेगा सब यहाँ बिहार वालों को, नहीं समझ में आ गया, अभी भी लगेगा सब हम लोग का क्या लगेगा सब यही ना बिया हुआ था कार्नेलिया का, बिहार में, पटना में आई थी, पाटली वहां कुम्हरार में, कोचिंग से 2 किलोमीटर है यहाँ से कुम्हरार। बाजार समिति रेलवे लाइन के उस पर क्या आ जाएगा, कुम्हरार, वहीं बिया हुआ था उसका। और दहेज में ये सब मिला था, ये सब एरिया। तो ये तो हितई हुआ हम लोग का, नहीं हुआ, रिलेशन हुआ यहाँ पर बात करता। तो कहीं ना कहीं बर्बादी में हम लोग का भी हाथ है। आप खुद सोचिए, कभी पॉसिबल ही नहीं था किसी विदेशी का कि अशोक के समय देख सके। अशोक के समय देखने की क्षमता नहीं थी किसी की कि भारत के ऊपर आक्रमण कर। राजा का शक्तिशाली रहना बहुत जरूरी है। हर्षवर्धन के मरने के बाद राजे कहां बचा, तनी तनी 2 बीघा 3 बीघा ले लेके राजा बनेंगे लोग, तो कोई ना कोई आक्रमण करवे करेगा यहाँ पर। तो ये सब का भी, ये सब तो आक्रमण करवे किया सब, हम लोग भी जिम्मेदार हैं। अब सोचिए, हमें पृथ्वीराज चौहान, साम्राज्य इतना बड़ा, अजमेर से दिल्ली मुख्य रूप से यही एरिया था। जहां इधर की ओर बढ़े, आगरा की ओर, जयचंद से बवाल हो गया, जयचंद से बवाल हो गया, इधर से चला है कौन, गौरी चला है। हर्षवर्धन के समय आए तनी कोई गौरी उरी। समुद्रगुप्त के समय समुद्रगुप्त घोड़ा से कचार देता, 3 समुद्र का पानी पीता था, किसी की हिम्मत नहीं थी। तो राजा का रहना बहुत जरूरी है, शक्तिशाली राजा का होना बहुत जरूरी है। चीन के ऊपर मंगोलिया है, यहां का राजा था चंगेज खान। इस ससुरा पूरा चीन, पूरा मंगोलिया आई पूरा कब्जा करके गया था। पूरा चीन तो था ही, आई पूरा कब्जा किया। नाम क्या था, चंगेज। उस ससुरा जब आक्रमण करता था ना, तो सर कटवा के और उसका गुथवा के माला बनवाता था। चंगेज खान माला बनवाता था, और उसको, हाँ, जिसकी माला ज्यादा लंबी रहती थी उसी को पुरस्कार मिलता था, और जिसकी माला छोटी रह गई ना, उसका सर काट के माला में गुथ देता था। कहता था कि तुम सरे कहाँ काटे, तो किसी ना किसी सेनापति का उसका सर कटना फिक्स था। इतना खतरनाक था। चंगेज खान जब मर गया ना, तो उसने जब बीमार पड़ा था, तो उसने कहा था कि हमारी लाश को जब दफनाना ना, तो पता ही ना चले कि हम कहाँ दफनाए गए। तो उसकी लाश को दफना के 10,000 घोड़ों से जमीन को कूदवाया गया था कि पता ही नहीं चले कहाँ दफनाया गया। और कहा गया था कि खबर किसी को नहीं पता चलना चाहिए। तो खबर दिया नहीं गया था कि चंगेज खान की मृत्यु हो गई, और उसे जो दफनाया गया था वो भी घोड़ा वोड़ा से कचार दिया गया। और एक सेकंड सेना को बोला गया था जो दफना के आएगा ना, जैसे उसको मार देना। तो बेचारा दफनाया सब, और घोड़ा वोड़ा से कचारा सब, कहा सब बहुत अच्छा काम किया। सेना का एक दूसरा एरिया बटालियन था जो इंतजार कर रहा था, तुम मार दिया सब। अब जो मेनली दफनाया था, जिसको आइडिया था कि कहाँ दफन है, वो तो मराइए गया, और बाहर खड़ा था, ओकरा क्या पता, घोड़ा कचार के सब जमीनें बराबर कर दिया है। 10 साल तक कोई सिंहासन में कोई बदलाव, कोई चंगेज खान के ना उसमें साम्राज्य में कोई बगावत नहीं किया था। 10 साल तक कोई चूचा नहीं किया था। किसी को क्या पता कब चल आए। अब फिर लगेगा क्या बनाने, मीनार। अशोक के समय कलिंग देखे थे, कलिंग में बच्चा मारा गया था। अब कोई हिम्मत हो तो नहीं अशोक के समय किसी बाबर झाबर का आ जाए, ओकरे मीनार बना देगा। ससुरा तो नहीं, अकेला मीनार, हाँ, बाबर मीनार, नामे सुन के चल जाएगा।
आगे बढ़ जाए ना, किसी को कोई दिक्कत? तो अब मोहम्मद बिन कासिम समझ में आ गया। रावण के युद्ध में सिंध के किस राजा को हराया? हाँ, दाहिर को हरा दिया था। अशोक अच्छा सम्राट था तो तुमको खराब लग रहा है? हाँ, अब ये कौन सा बात हो गया कि युद्ध में हम जान न लेंगे? तो कौन सी युद्ध में तलवार के जगह अगरबत्ती लेके जाए? दिस इज द कॉस्ट ऑफ वॉर। लाइफ इज द कॉस्ट ऑफ वॉर। जो जिंदगी, जो लाशें गिरती हैं, यह मृत्यु का मूल्य है इस युद्ध का। इस मूल्य को चुकाइएगा तभी युद्ध को आप जीत कर लाइएगा। युद्ध जीतने के लिए प्राण का मूल्य चुकाना पड़ता है। हम लोगों ने चुकाया है, चाहे वो 62 की लड़ाई हो, 71 की लड़ाई हो, या कारगिल की लड़ाई हो, या अभी आगे जो भी लड़ाई होगा। अब सोचिएगा अगरबत्ती देखा कि युद्ध ले ले तो घरे रहो। आगे बढ़ जा। अब देखते हैं कौन सा, मोहम्मद गोरी। हालांकि अब देख, पहले महमूद गजनबी के बारे में कंप्लीट देखना। महमूद गजनबी तुर्क था। क्या था? तुर्क। इसने भारत में कुल कितनी बार आक्रमण किया? महमूद गजनबी जब भारत पर आक्रमण किया तो इसके साथ कुछ इतिहासकार भी आए थे। सब पहले इतिहासकार सब लिखते रहता था, जिसमें उतबी बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार थे। उतबी और अल बरूनी। कौन थे? अल बरूनी, उतबी, अल बरूनी और फिरदौसी। 3 लोग का नाम याद रखेंगे, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन पूछता है उतबी से। किसे पूछेगा? उतबी से। उतबी किसके साथ आए थे? महमूद गजनबी। और ये आपका फिरदौसी, हाँ, महमूद गजनबी के साथ। और अल बरूनी, महमूद गजनबी। अल बरूनी, फिरदौसी, उतबी, ये सब किसके साथ इतिहासकार थे? महमूद गजनबी के साथ। किसके साथ आए थे? महमूद गजनबी ने कुल कितनी बार आक्रमण किया? उसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण, हाँ, सोमनाथ का मंदिर। इसे बुद्ध शिकन क्यों कहा जाता? मूर्ति तोड़ने वाला क्या कहता है? बुद्ध शिकन। आगे बढ़ जा। रावण का युद्ध किन 2 राजाओं के बीच हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के फलस्वरूप भारत पर तुर्क सभ्यता का विकास हुआ कि अरबी सभ्यता का? अरबी सभ्यता का। बदले में अरबी सभ्यता वालों को खगोल, गणित तथा चिकित्सा का भी ज्ञान हुआ। वो सब खगोल नहीं जानता था, सब ज्योतिष उतिष क्या होता है। तो आक्रमण किया सब, तो यहाँ से 4-5 को विद्वान को उठा ले गया सब। वो बताया सब कि आपका हम कुंडली मिलाते हैं, कैसे कैसे। भारत में देखते हैं ज्योतिष बहुत पुराना है, कुंडली उंडली मिलाया जाता है। अब जो लोग मानते हैं इसको बहुत स्ट्रिक्टली मानते हैं, ब्याह शादी में सब मैच करके, हाँ हाँ, सब मिलाता है भाई, मिलाना है, आप लोग भी मिलाइएगा लोग। सर्वप्रथम भारत पर मुस्लिम आक्रमण कहां से हुआ था? अरब से। मोहम्मद बिन कासिम ने कौन सा टैक्स लगा दिया? ब्राह्मणों पे जजिया किसने लगाया? किस राजा ने जजिया कर को पूर्णतः समाप्त किया था? अकबर। अकबर ने किया। अकबर ने पूर्णतः कहेगा तो मोहम्मद अकबर ने दोबारा जजिया कर चालू किया था। किसने? उतबी किसके साथ आया था? भारत पर तुर्क आक्रमण कितने चरणों में हुआ? 2। पहला तुर्क आक्रमण गजनबी, दूसरा गजनबी के बाप का नाम सुबुक्तगीन, मतलब उसी के खानदान का था, सुबुक्तगीन था। हालांकि सुबुक्तगीन ने आक्रमण तो किया नहीं। आक्रमण किसने किया था? महमूद गजनबी। गजनबी ने कितनी बार आक्रमण किया? कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया था। अजय पाल ने क्या इसके बाद का कोई खास विरोध किए थे? नहीं कर पाए थे। अगला बताएंगे। महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण कब किया था? हाँ, 1025, 1025, 1625 नहीं, 1। उतबी किसके दरबार में थे? फिरदौसी, अल बरूनी, हाँ, बुद्ध शिकन किसे कहते हैं? गजनबी का सेनापति अयाज था। क्या नाम था? अयाज सुल्तान। क्या नाम था? महमूद गजनबी का अयाज।
अयाज सुल्तान। महमूद गजनबी का सेनापति है अयाज सुल्तान। कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसके बाद कौन आएगा? गौरी। सचुराई तो आके यहाँ बिया बो देगा, पूरा पूरा इसका खानदाने चलेगा गौरी का। और गौरी खत्म होंगे तो कौन आएगा? बाबर खत्म होंगे तो अंग्रेज। अंग्रेज के बाद मशरूम। अंग्रेज के बाद मशरूम। नेक्स्ट क्लास कल समझेंगे, आगे का क्लास कल समझा जाएगा। 8 तारीख